हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। स्टूडेंट्स, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईली हेल्दी टॉपिक अवेलेबल है, वो है हमारे पास पार्टिकल इन अ बॉक्स। पार्टिकल इन अ बॉक्स को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्टली मैं आपको बताता चलूं, क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स में ऑब्जेक्ट स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें नीड पड़ती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन के थ्रू हम किसी भी पार्टिकल को एनालाइज कर सकते हैं, उसका बिहेवियर जो भी है वो हम एनालाइज कर सकते हैं। मगर जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं, इन दी वर्ड ऑफ माइक्रो लेवल पे आ आते हैं, तो उस केस में किसी भी पार्टिकल की स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ यूज करते हैं श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। तो आज हमारे पास पार्टिकल इन अ बॉक्स एक प्रॉब्लम है। दिस इज एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एक एप्लीकेशन है जिसमें हम इस पार्टिकल का बिहेवियर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो याद रखें, तो क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल का बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए उस पार्टिकल को एनालाइज करने के लिए वी हैव नीड ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बट व्हेन वी आर डीलिंग विद अ classical physics or classical mechanics, in that case, for analyzing the behavior of particle we use equations of motion. Okay, so let's start. Okay, what is particle in a box? यहाँ पर एक बॉक्स अवेलेबल है। दिस इज अ बॉक्स। इस बॉक्स में एक मास, कोई पार्टिकल, यहाँ पर क्या है, कोई पार्टिकल। अब आपको बताया गया है कि जो पोजीशन है इसको हम कहते हैं x इज इक्वल टू 0। मतलब जो बाउंड्रीज हैं ये क्या है, x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर जो x है वो बराबर है l के, x इज इक्वल टू l। ओके, और ये भी बताया गया है कि इस वॉल की जो हाइट है दैट इज एक्चुअली इनफाइनाइट हाइट। इसकी जो हाइट है वो क्या है, वो इनफाइनाइट हाइट है, दैट इज इनफाइनाइट। ओके, अच्छा याद रखें, ये पार्टिकल इस वॉल के बाहर नहीं आ सकता। ये पार्टिकल इस वॉल के बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, ये पार्टिकल। तो याद रखें, इसके आउटसाइड इसका जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। वेव फंक्शन क्या होगा इसका, 0 होगा। अच्छा, और इसके अंदर वेव फंक्शन क्या होगा, वी हैव टू एनालाइज दैट। उसको हमें एनालाइज करना है कि इसके अंदर इसका वेव फंक्शन क्या है। तो वेव फंक्शन 0 का मतलब क्या है कि पार्टिकल, ये जो मास है, जो पार्टिकल है, आउटसाइड बॉक्स अवेलेबल नहीं है। ये हमारे पास आउटसाइड बाउंड्री है। मतलब ये हुआ, अगर x लेस देन क्या हो, 0 हो, या x लेस देन आर इक्वल टू 0, इन दैट केस इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो होगी उसकी इनफाइनाइट। वो क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट। ये x 0 है। अगर 0 से हम बैकअप पे आए, मतलब ये जो पार्टिकल है x इज इक्वल 0 लेते हैं, अगर मतलब इसका मतलब ये है कि हम बैकअप पर आते हैं, तो इस केस में x लेस देन 0 है। जब x लेस देन 0 होगी, इस केस में जो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। दैट विल बी इनफाइनाइट। ये भी शो करता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी को। हाँ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, अच्छा अगर x लेस देन 0 है, क्या इस कंडीशन में पार्टिकल इस आउट ऑफ बॉक्स एग्जिस्ट करता है, नो। तो इसका वेव फंक्शन भी क्या होगा, psi of x will becomes equal to 0। इसका वेव फंक्शन भी 0 होगा। अगर इधर देखा जाए तो इस केस में भी क्या है, अगर हम ले ले x is equal to l, तो इस केस में इसका वेव फंक्शन 0 होगा। जो पार्टिकल है का, ये जो मास है, ये मास अवेलेबल है बिटवीन x एंड l। ये पार्टिकल अवेलेबल है बिटवीन 0 एंड l। 0 और l के दरमियान में ये पार्टिकल अवेलेबल है। अगर हम इससे आउट चले जाते हैं, चाहे मैं इसे x लेस देन 0 आ जाऊं, इसके बाहर आ जाऊं, या मैं x ग्रेटर देन l आ जाऊं, तो इस केस में भी पार्टिकल अवेलेबल नहीं होगा। अगर मैं कह दूं कि x ग्रेटर है l से, मतलब मैं इधर आ चुका हूं, तो क्या इस जगह पर पार्टिकल एग्जिस्ट करता है,
बिल्कुल भी नहीं करता। पार्टिकल तो बिटवीन एक्स एंड एल है, बिटवीन 0 एंड एल पार्टिकल अवेलेबल है, ये मास पार्टिकल अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर x ग्रेटर एल है तो उस केस में पार्टिकल या एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, इसकी इनफिनिट होगी। और उसका जो वेव फंक्शन है वो भी क्या होगा, वो भी जीरो होगा। its wave function will become also equal to जीरो। इस वेव फंक्शन जीरो होने का मतलब यह है कि पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के आउट पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। चाहे x लेस देन जीरो ले लें, मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो बाउंड्री है, आप इस बाउंड्री से बैकअप पे आ जाएं तो पार्टिकल यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप x ग्रेटर टू l चले जाएं फिर भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, पार्टिकल इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, इस पॉइंट पर भी मेन x इज इक्वल 0 यहाँ पर भी एग्जिस्ट नहीं करता, और x लेस देन 0 पर भी एग्जिस्ट नहीं करता। चाहे x लेस देन आर इक्वल टू 0, इन दैट केस, इन दोनों केस में जो पार्टिकल है यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका वेव फंक्शन क्या होगा, जीरो। क्योंकि वेव फंक्शन इस्तेमाल ही तब करते हैं जब हमें किसी क्वांटम पार्टिकल की, जब किसी स्मॉल पार्टिकल की हमें स्टेट मालूम करनी है। तो यहाँ पर पार्टिकल अवेलेबल ही नहीं, तो इस केस में इसकी जो वेव फंक्शन होगी वो क्या होगी, वो होगी जीरो। ओके, तो इस केस में अगर x ग्रेटर टू l है, ये जो l डिस्टेंस है, ये l पॉइंट है, अगर x ग्रेटर टू l हो जाए या इक्वल टू l हो जाए, यहाँ हम इनको इस तरह भी लिख सकते हैं, x greater or equal to l, in that case its potential energy will be infinite। उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इनफिनिट। और उसका वेव फंक्शन भी क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल आउटसाइड एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई। अगर x ग्रेटर l है तो मतलब ये हुआ है जो l पॉइंट है यहाँ पर भी पार्टिकल नहीं, l से आगे चले जाएं वहां पर भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। तो इन दैट केस कीप इन माइंड particle does not exist, so wave function of this particle in a box will become equal to zero। उसका wave function क्या हो जाएगा, जीरो। तो psi of x is equal to zero, psi of x is equal to zero। तो ये इसकी सम प्रॉपर्टीज हैं, इनके बेसिस पर ही एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं। किस तरह आ सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि किस कंडीशंस में पार्टिकल का वेव फंक्शन जीरो होगा। इफ अ पार्टिकल इज इनसाइड बॉक्स, ऑप्शन बी एट द सेंटर, ऑप्शन सी आउटसाइड द बॉक्स। तो श्योरली आउटसाइड द बॉक्स वेव फंक्शन विल बिकम इक्वल टू जीरो। इस तरह भी देख सकता है, इफ x इज इक्वल टू r लेस देन r इक्वल टू जीरो, once I'm going to repeat, if x less than or equal to 0, then what will be wave function of particle in a box? पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या होगा, ऑप्शन ए मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो surely when x is less than or equal to 0, in that case particle does not exist outside the box, so wave function of particle become equal to 0। if x is equal to l or x greater to l, in that case particle also does not exist, so the wave function of particle will become equal to 0। पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो अब इसका बिहेवियर एनालाइज करते हैं, इस पार्टिकल का इनसाइड द बॉक्स। इनसाइड द बॉक्स इस पार्टिकल का हम बिहेवियर एनालाइज करते हैं। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलो कि इस पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है इनसाइड द बॉक्स वो क्या है, वो है जीरो। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो याद रखें बिटवीन x to l या l to x, इन दोनों कंडीशंस में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, वो जीरो। ठीक है, और ये जो वॉल्स अवेलेबल हैं, दीज आर वॉल्स आर इक्वल टू इनफिनिट हाइट। इन वॉल्स की जो हाइट है वो क्या है, इनफिनिट हाइट अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हमें इस पार्टिकल का बिहेवियर एनालाइज करना है। अच्छा, ये तो हमें मालूम हुआ कि आउटसाइड बॉक्स अवेलेबल में जो पार्टिकल है आउटसाइड द बॉक्स नहीं है, बट नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी फाइंड आउट कि वेयर इज पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स के अंदर पार्टिकल है किस जगह पर, हमें ये चीज मालूम है। मतलब ये हुआ कि हमें इसका वेव फंक्शन मालूम करना है इनसाइड द
बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स इसका वेव फंक्शन क्या है, और इसकी जो एनर्जी स्टेट्स हैं उन एनर्जी स्टेट्स को भी हमें यहाँ पर मालूम करना है। क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि जो ना एनर्जी लेवल्स वो कंटिन्यूअस होते हैं, मगर ये हमें बताएगा कि दीज आर डिस्क्रीट, तो हमें ये चीज मालूम करनी। अच्छा, और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इनसाइड द बॉक्स देयर इज अ इलास्टिक कोलिजन, वाल्स और जो पार्टिकल इनके दरमियान में जो कोलिजन है वो क्या है, इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। और ये जो ऐसी वाल्स हैं जिनका बैरियर टू मच हाई है, इनका बैरियर जो है ना तमाम ज्यादा है, बैरियर ज्यादा होने से ये पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स नहीं जा सकता। इज इट ओके? तो अब हम इनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, इस पार्टिकल का बिहेवियर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल का बिहेवियर एनालाइज करने के लिए, किसी भी पार्टिकल की स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव नीड ऑफ सेट ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन का एक सेट चाहिए। बट व्हेन वी आर डीलिंग विद अ क्वांटम पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल इन द वर्ल्ड ऑफ माइक्रो लेवल, देन हियर वी हैव टू यूज श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशंस। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज करके हम इस पार्टिकल को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, सो अब हम यूज करते हैं श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, आप इनको नोट कर लें। ओके, तो अब हम यूज करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है डावा साई स्क्वायर अपॉन डावा एक्स प्लस में 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v ऑफ x इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अवेलेबल है। तो इसकी बेसिस पर हम इसको एनालाइज करेंगे, ये बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। डावा साई स्क्वायर अपॉन डावा एक्स स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v। ओके, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। देखिए, हमें ये कंडीशंस चाहिए, हमें जो स्टडी करनी है वो स्टडी करनी है पार्टिकल जब एग्जिस्ट करे बिटवीन x टू l, जिस जगह पर पार्टिकल है, अगर हम x लेस देन 0 ले लें या x इज इक्वल टू 0 ले लें, तो इस केस में हम श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे। अगर मैं x इक्वल टू l ले लूं या x ग्रेटर टू l ले लूं, इस केस में मैं इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज करके इस पार्टिकल के डेटा एनालाइज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है पार्टिकल अवेलेबल इधर है मैं इधर स्टडी कर लूं, पार्टिकल तो इधर है ना, इस बॉक्स में किसी भी जगह पर हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। ऐसा नहीं होगा कि मैं x लेस देन 0 ले लूं या x इक्वल टू 0 ले लूं। हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को उस जगह पर अप्लाई करेंगे जिस जगह पर हमें प्रोबेबिलिटी है, जिस जगह पर हमें चांसेस हैं कि पार्टिकल इस लोकेशन में इस जगह पर हो सकता है, तो वहां पर हम यूज करेंगे। तो वो कौन सी कंडीशन है? वो कंडीशन है बिटवीन x एंड l, नॉट x ऑन द x, नॉट ऑन द l, बिटवीन x एंड l के दरमियान में पार्टिकल अवेलेबल है, तो वहां पर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि बिटवीन x एंड l जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या है, 0। आप इसको लिख सकते हैं इस तरह, डावा साई स्क्वायर अपॉन में डावा एक्स स्क्वायर प्लस में 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस में 0। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। साई ऑफ x इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम इसको फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं, 8 पाई स्क्वायर m अपॉन में h स्क्वायर e साई ऑफ x। इज इट ओके? तो ये हमें मिली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सिंपलीफाइड फॉर्मूला है, ठीक है। मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको फर्दर सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये जो पार्ट है हमारे पास, इसको मान लेते हैं दिस एक्चुअली इक्वल टू x स्क्वायर। ये पार्ट हमारे पास बराबर है किसके, x स्क्वायर के। डावा साई स्क्वायर अपॉन में डावा x स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर सावा ऑफ x इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन नंबर सपोज कर लेते हैं फर्स्ट। ये क्या हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, तो आपको जनरल फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मालूम है कि साई ऑफ x इज इक्वल टू a sin x प्लस में b cos x, तो आप वो यूज करें। अकॉर्डिंग जनरल फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, साई ऑफ x इज इक्वल टू a sin kx प्लस में b cos kx। ओके, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का हमारे पास क्या है, ये जनरल फॉर्म अवेलेबल है। अब आप क्या करें, इस जनरल फॉर्म में अप्लाई करें बाउंड्री कंडीशंस। नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस। तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस जो है, इफ, वो मैं बाउंड्री कंडीशन लिखता हूं, इफ x इज इक्वल टू 0
देन साई ऑफ एक्स विल बिकम इक्वल टू 0। एक बाउंड्री कंडीशन ये है, दूसरी ये है इफ x इज इक्वल टू a देन साई ऑफ x विल बिकम इक्वल टू 0। इफ x इज इक्वल टू 0 इसका मतलब ये है कि इस जगह पर पार्टिकल अवेलेबल ही नहीं है। जब पार्टिकल नहीं होगा तो इसका वेव फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। इफ x इज इक्वल टू l इसका मतलब ये है कि x l के बराबर है, तो x इज इक्वल टू l है, तो l पॉइंट पर पार्टिकल है ही नहीं, मास अवेलेबल ही नहीं है, तो उस केस में उसका वेव फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। तो अब आप क्या करें, इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करें इस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में। ओके, अब हम यूज करते हैं फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, इफ x इज इक्वल टू 0 देन साई ऑफ x विल बिकम इक्वल टू 0। तो साई ऑफ x इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस में a sin k, x की जगह पर क्या यूज करेंगे, 0 प्लस में b cos k into x। x क्या है यहाँ पर, x 0 है, तो 0 मल्टी साइन 0 इक्वल टू 0, तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, ये सारा टर्म हो जाएगा 0 के बराबर। और ये क्या हो जाएगा, ये cos 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो 1 मल्टीप्लाई b यू विल गेट b। सो b इज इक्वल टू क्या मिला, b इज इक्वल टू 0 मिला। अब आप क्या करें, इस b के वैल्यू को इधर प्लेस करें, आप b के वैल्यू को इधर प्लेस करें तो आपको फर्दर सिंपलीफाइड फॉर्म मिल जाएगा। नाउ यूज दिस वैल्यू ऑफ b इन दिस जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस जनरल फॉर्म इक्वेशन में आप ये यूज कर लें, ये जनरल फॉर्म है, इस पर आप इसको इधर अप्लाई कर लें। आप अप्लाई कर सकते हैं कि साई ऑफ x इज इक्वल टू a sin kx प्लस में b का वैल्यू क्या है, 0 मिला, 0 मल्टीप्लाई b cos kx। अच्छा याद रखना यहाँ पर 0 आगे से आया है, ये जो 0 है यहाँ पर ऐसा एंगल से बिहेव करता है, इसका यहाँ पर जो इंटरेक्शन x की जगह पर, ये जो 0 इधर आया तो इस जगह पर ये इंटरेक्ट करता है एज एंगल की तौर पर ये वैल्यू यूज करता है, cos के साथ यूज होता है। मगर यहाँ पर ये मल्टीपल होता है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, सारा टर्म 0। ऐसा नहीं कि 0 यहाँ से आप एंगल में ले लेंगे, cos 0 बराबर है 1, कैसा नहीं होगा। यहाँ पर जो आया था एज एंगल से ट्रीटमेंट के लिए आया था, एंगल से ट्रीट कर रहा था, ये यहाँ से कोफिशिएंट की तौर पर आया, तो कोफिशिएंट 0 तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज इट ओके? तो हमें जो साई ऑफ x मिलेगा वो क्या आएगा, वो आएगा a sin kx। ओके, तो अब हमें ये फॉर्म मिल चुका है। अब आप क्या करें, नाउ यूज सेकंड बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, इफ x इज इक्वल टू l देन साई ऑफ x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब भाई ये है कि x इज इक्वल टू l, ऑन द l में खड़ा हूं, जब मैं l पर हूं तो उस केस में क्या है, पार्टिकल वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो उस पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या है, 0 के बराबर है। तो आप इसको अप्लाई करें इसमें, तो इस केस में साई ऑफ x is equal, this is actually equal to 0, 0 is equal to a sin k। अब x is equal to क्या है, l, तो x की जगह पर क्या प्लेस करेंगे, k प्लेस करेंगे, ठीक है। तो याद रख लें फॉर साइन वेव फंक्शन के लिए जो के एल होता है ये बराबर होता है एन पाई के, के एल इज इक्वल टू एक्चुअली एन पाई के बराबर होता है ये। तो याद रख लेना ये कंडीशन तभी पॉसिबल है, के एल इज इक्वल टू एन पाई, ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास वेव फंक्शन क्या हो, 0 हो, जब साइन वेव फंक्शन क्या हो हमारे पास, 0 हो। किस तरह 0, मैं आपको समझा लेता हूं। ये देख, ये एक वेव है, इससे इनिशियल क्या है, इसका वेव फंक्शन 0, फिर पाई, फिर 2 पाई, इस तरह चलता जाएगा, मतलब n पाई हो जाएगा। तो ये के l इज इक्वल टू n पाई तभी पॉसिबल है जब साइन वेव फंक्शन हमारे पास इनिशियली क्या हो, 0। इन दैट केस दिस इज पॉसिबल। अगर मैं इस तरह लिख लूं, वेव फंक्शन में 0 नहीं करता, यहां पर 0 होगा ना, मैंने यहां पर 0 नहीं किया, तो इस केस में ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी। ये कंडीशन तभी वैलिड है जब हमारे पास साइन वेव फंक्शन किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। ओके, तो के l इज इक्वल टू n पाई, आप इसको इधर लेके आए, के l इज इक्वल टू n पाई। हमें वैल्यू किसका चाहिए, सपोज कर लेते हैं हमें वैल्यू चाहिए k का, k इज इक्वल टू n पाई अपॉन में l। अब क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ये हो जाएगा k स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर, सपोज कर लेते हैं सेकंड। फर्स्ट कंडीशन ये थी हमारे पास, यहाँ सेकंड हम किसको लेते हैं, चलो ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है।
ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या लिखा था, ये सारा टर्म के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ए, ये के स्क्वायर इसके बराबर था। ठीक है, ये टर्म तो याद रख लें, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। ये आप इक्वेशन ए के लिए फर्स्ट के लिए कोई इशू नहीं, मगर आपको बात समझ में आ चुकी है ना। ठीक है, तो ये के स्क्वायर है और ये भी के स्क्वायर। आप क्या करें, इन दोनों के स्क्वायर को कंपेयर करें। इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये बराबर है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन में एच स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिंपलीफिकेशन हो सकती है, पाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, एनर्जी की वैल्यू चाहिए। तो एनर्जी विल बिकम इक्वल टू, ये एच स्क्वायर यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। एच एम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एल स्क्वायर के साथ, एच एम एल स्क्वायर, यू विल गेट एनर्जी। आपके पास ये क्या आ जाएगी, ये एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमें एनर्जी मिली। तो याद रखना, एन हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे, एन हमेशा किससे स्टार्ट करेंगे, 1 से। ओके, तो एन क्या है हमारे पास, सपोज कर लेते हैं 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इस तरह एन की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो इसको मैं फर्दर एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये साइड रिमूव कर लूं। ओके, मैं साइड को रिमूव कर लेता हूँ, ये आप नोट कर लें। हमें ये अब मिली है इसकी एनर्जी। इस एनर्जी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ये हमारे पास बॉक्स है, ये बॉक्स है, इसका सपोज कर लेते हैं ये एनर्जी n1 है, जो n क्या है वो 1 है। और इधर लेते हैं दिस इज n2, ये लेते हैं n3। इस तरह मैं n के वैल्यू लेता हूँ। यहाँ पर क्या है, मैं इसको हाईलाइट कर लूँ, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3। तो इस पर इसकी जो एनर्जी होगी क्या होगी, इस पर जो E2 है वो क्या होगी, इस पर जो E3 है वो क्या होगी, इसको हम फोकस करते हैं। तो अब देखें, अगर मैं n1 लूं, अगर n1 लेने से मुझे एनर्जी क्या मिलेगी, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो हमें जो E1 आएगी वो क्या आएगी, h स्क्वायर अपॉन में 8m l स्क्वायर। अगर मैं E2 की बात करूं तो E2 किसके बराबर आएगा, तो n का, अगर n का है हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू h अपॉन में h स्क्वायर अपॉन में 8m l स्क्वायर। ओके, अगर मैं बात करूं E3 की, E3 में क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 9 सेम मैंने रखा h स्क्वायर अपॉन में 8m l स्क्वायर। तो अब देख लेंगे h स्क्वायर अपॉन 8m l स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्चुअली E1। ये किसके इक्वल है, E1 के इक्वल है। तो याद रख लें जो E2 है वो बराबर है, E2 इज इक्वल टू 4E1। जो हमारे पास E3 है वो बराबर है 9E1। अगर मैं 4 लिख लूं, E4 लिख लूं, तो ये हो जाएगा 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या है 16, h स्क्वायर अपॉन में 8m l स्क्वायर। E4 will becomes equal to 16 E1, क्योंकि ये किसके बराबर है, ये बराबर है E1 के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वांटाइज्ड एनर्जी है। यहाँ पर कौन सी एनर्जी अवेलेबल है, देयर इज द क्वांटाइज्ड एनर्जी। यहाँ पर एक क्वांटाइज्ड एनर्जी अवेलेबल है E1 E2 E3 E4। तो आप देख रहे हैं ये E1 है, तो ये क्या हुआ 4E 9E1 16E1। इट मींस देयर आर पर्टिकुलर क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। यहाँ पर एक खास क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल अवेलेबल है। क्लासिकल मैकेनिक्स को कहते हैं देयर इज नो एनी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, there are no any fixed energy levels in which particle can move। तो याद रख लें, तो यहाँ हमने क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल ऑब्टेन कर लिए। तो अब हमें इस पार्टिकल का वेव फंक्शन चाहिए। हमने इसकी एनर्जी मालूम कर लेके इट्स एनर्जी इज एक्चुअली क्वांटाइज्ड। नाउ हियर वी हैव टू फोकस ऑन इट्स वेव फंक्शन। इसका वेव फंक्शन हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, तो याद रख लें वेव फंक्शन इसकी प्रोबेबिलिटी बताएगा किस जगह पर लोकेट कर सकता है। ठीक है, तो वेव फंक्शन मालूम करके देन आफ्टर अगर मैं नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करूंगा, तो नॉर्मलाइजेशन की बेसिस पर मैं इस पार्टिकल का जो एवरेज अकॉर्डिंग टू फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जो एवरेज एक्सपेक्टेशन वैल्यू है मोमेंटम का, मैं वो भी मालूम कर सकता हूं। इसके अंदर इसका जो एवरेज एक्सपेक्टेशन वैल्यू है मोमेंटम का वो क्या होगा। और मैं ये भी मालूम कर सकता हूं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करके
कि जो एवरेज आइगन जो एवरेज एक्सपेक्टेशन वैल्यू है पोजीशन का वो क्या होगा। तो it means by applying normalization conditions, I can find out, I can analyze that what is average expectation value of momentum as well as what is its average expectation value of its length, its position। तो मैं ये चीजें भी मालूम कर सकता हूँ। तो फर्स्ट मैं नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करता हूँ, इसका वेव फंक्शन मालूम करूँ। वेव फंक्शन मालूम करके ही हम बाय नॉर्मलाइजेशन हम इसका एवरेज एक्सपेक्टेशन वैल्यू मालूम कर सकते हैं, इसका मोमेंटम का और इसके पोजीशन का। तो अब हम नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं ताकि हम इसका वेव फंक्शन इजीली एनालाइज कर ले। तो अब हमने इसकी एनर्जी मालूम कर ली, अब हम इसका मालूम करते हैं कि इसका वेव फंक्शन क्या होगा। ओके, तो आप ये नोट कर लें, इनको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, अब रिमूव कर लूं तो आपको पता है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के हवाले से। ओके, तो याद रख लेना यहाँ पर जो कंडीशन यूज होगी वो ये होगी। ठीक है, ये हम यहाँ पर कंडीशन यूज करेंगे नॉर्मलाइजेशन में। देखते हैं किस तरह करते हैं। अच्छा, ओके, मैं रिमूव कर लूं। ओके, मैं रिमूव कर लेता हूं इसको। अब कंडीशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन। तो याद रखिए नॉर्मलाइजेशन हम क्यों अप्लाई करते हैं, फॉर फाइंडिंग दी वैल्यू ऑफ दिस वेव फंक्शन। इस वेव फंक्शन का वैल्यू मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम मालूम करने के लिए। हम नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं ताकि हमें मिल जाए वेव फंक्शन और इसी वेव फंक्शन के थ्रू हम मालूम कर सकें कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ इट्स पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल इन अ बॉक्स। ओके, इसको मैं रिमूव कर लेता हूं। तो याद रख लेना, अब सिंपल कंडीशंस अवेलेबल है हमारे पास। और कंडीशन क्या है, ये हमारे पास कंडीशन। ठीक है, इसके बेस्ट पर हम इसको अदर आगे लेकर चलते हैं। तो कंडीशन क्या है, लिमिट क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी psi of x into psi of x dx is equal to 1। ये हमारे पास कंडीशन है। प्रोबेबिलिटी जिस तरह हम निकालते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन है। तो psi of x इसके इक्वल a sin के x के बराबर है। तो अब यहाँ पर वैल्यू प्लेस करें। अब सिंपली मैथमेटिक्स है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। क्या है, psi of x किसके बराबर, a sin के x के बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, स्टार है। तो अब यहाँ पर दे दें a sin के x। ठीक है, और psi of x का वैल्यू ये क्या है, ये बराबर है, ऐसे लिख लें a sin के x इंटू dx इज इक्वल टू 1, ये इसके बराबर है। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी sin multiply sin, you will get sin square kx into dx, sin square kx into dx। तो याद रख लें ये बराबर होता है a into mod of a square। ठीक है, तो अब यहाँ लिख सकते हैं dx is equal to 1 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी kx into dx is equal to 1। ओके, तो याद रख लें ये चीज बराबर होती है, साइन स्क्वायर बराबर होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये बराबर होता है। अच्छा, आप इसको बाहर करें, ये बराबर होता है 1 माइनस में cos 2 kx into dx, cos 2 kx into dx is equal to 1 upon 2, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, sin स्क्वायर kx। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, आप मैथमेटिकली इसको एनालाइज करके आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करें, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन दें। आप इसको अब क्या करें, अलग अलग इंटीग्रेशन प्रोवाइड करें। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा dx माइनस में, और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा था तो हम लिखेंगे इसको इस तरह b स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब आप इसका सिंपली वैल्यू लिख लें। आप क्या करें, इसका सिंपली वैल्यू लिख लें। इसका वैल्यू क्या है, वो है cos 2x
cos 2kx into dx। ओके, अच्छा ये a लिखेंगे ना, a टर्म मिलाया है, दिस वैल्यू इज एक्चुअली इक्वल टू a। ओके, तो अब क्या करें, आप इसकी इंटीग्रेशन दें, इसकी इंटीग्रेशन देंगे आपके पास जवाब आ जाएगा। तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ इधर से। ठीक है, तो अब इसको फर्दर सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास कंडीशन अवेलेबल है, a स्क्वायर बाई 2 माइनस इंफिनिटी टू प्लस, अब लिमिट चेंज करें, लिमिट्स क्या है, तो 0 टू l, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू l, मतलब 0 टू l ले लें आप, इनटू dx माइनस में माइनस इन्फिनिटी, अब नहीं, अब क्या होगा, 0 टू l होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगी ये sin 2kx इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करें, इन लिमिट्स को प्लेस करें, आप क्या करें, इन लिमिट्स को प्लेस करें, या मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसको सेटअप कर लेता हूँ। आप क्या करें, इन लिमिट्स को यहाँ पर प्लेस करें, 0 टू l, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, यहाँ पर क्या है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो इधर भी मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, 0 टू l, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट क्या है आपके पास, वो है l, लोअर लिमिट क्या है, 0, dx जब आप जब l लेते हैं तो ये अपर लिमिट है, और 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये सारा टर्म किसके इक्वल हो जाएगा, दिस सारा टर्म विल बिकम्स इक्वल टू, अच्छा बीच में साइन माइनस साइन है, ये सारा टर्म भी हमारे पास आ जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, तो 0 माइनस 0 यू विल गेट 0, सो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग यू विल गेट 0, तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 इनटू l, अच्छा इज इक्वल टू 1 भी है, ठीक है, इनटू l, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, दिस विल बिकम्स इक्वल टू 1। ओके, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, हमें वैल्यू चाहिए a की, तो ये 2 यहाँ डिवाइड करता है, इधर क्या करेगा, इधर करेगा ये 2 मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर इनटू l इज इक्वल टू 2, हमें वैल्यू चाहिए a स्क्वायर की, सो 2 अपॉन में l, यहाँ से स्क्वायर खत्म करके हम यहाँ देंगे वर्टिकल 2 अपॉन में l, 2 अपॉन में l, तो हमें ये वैल्यू मिल चुका है किसका, हमने इक्वेशन मालूम की थी इनिशियली, सावा ऑफ x इज इक्वल टू a sin kx, a sin kx, हमें ये कंडीशन मिली थी, ये इक्वेशन मिली थी। तो अब क्या करें, आप इस a का वैल्यू इधर प्लेस कर लें, a का वैल्यू क्या है, रेडिकल 2 अपॉन में l, तो psi ऑफ x एक्शन फंक्शन इज इक्वल टू a किसके इक्वल है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 2 अपॉन में l sin kx। ओके, तो ये हमें वैल्यू मिल गया किसका, वेव फंक्शन का। तो हमने इसका वेव फंक्शन भी मालूम कर लिया है और इसकी एनर्जी मालूम कर ली है, तो याद रख लें बाय दिस वेव फंक्शन, हम इस वेव फंक्शन के थ्रू इसके जो एवरेज एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, एवरेज एक्सपेक्टेशन वैल्यू है मोमेंटम के, वो भी एनालाइज कर सकते हैं, और जो एवरेज एक्सपेक्टेशन वैल्यू है एनर्जी के, वो भी हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, और प्लस में हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि व्हाट इज एवरेज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ इट्स पोजीशन, कि इस पार्टिकल की इनसाइड द बॉक्स पोजीशन क्या हो सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो बाय दिस नॉर्मलाइजेशन वी कैन फाइंड आउट इट क्लियरली। तो याद रख लें, मैं इसको शॉर्टली रिपीट कर लेता हूं वन टाइम। तो हमने पढ़ा कि पार्टिकल इन बॉक्स क्या है, तो याद रख लें पार्टिकल इन बॉक्स एक्चुअली रिलेट करता है क्लासिकल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से। किस तरह, जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल को एनालाइज करने, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को या स्टेट को या बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हम नीड पड़ती है किसकी, इक्वेशंस ऑफ मोशन की नीड पड़ती है। जब हम आते हैं इन दी वर्ल्ड ऑफ क्वांटम लेवल, इन दी वर्ल्ड ऑफ माइक्रो लेवल, जब हम आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, जब हम स्मॉल पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो उस केस में किसी भी पार्टिकल की स्टेट को या बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए वहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन की नीड नहीं पड़ती। हम वहां पर क्या यूज करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन यूज करते हैं। तो याद रख लें, ये जो पार्टिकल इन अ बॉक्स है, दैट टॉपिक इज एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इन वेव इक्वेशन। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एक एप्लीकेशन अवेलेबल है। कंडीशंस क्या है, यहाँ पर दो बाउंड्री गिवन है, एक x इज इक्वल टू l है और x इज इक्वल टू l है। तो अगर मैं x लेस देन 0 चला जाऊं, x इज इक्वल टू 0 है, अगर मैं x लेस देन 0 चला जाऊं, इसका मतलब ये है कि मैं बॉक्स से आउट आ चुका हूं। अगर मैं x ग्रेटर टू l चला जाऊं, इसका मतलब ये है कि मैं बॉक्स से आउट हो चुका हूं। ठीक है, तो याद रख लें कि अगर x इक्वल टू 0 है या x लेस देन 0 है, तो क्या इस कंडीशन में पार्टिकल बार एग्जिस्ट करता है? नहीं, हमारे पास टॉपिक है पार्टिकल इन अ बॉक्स, इन दी बॉक्स है।
आउटसाइड अगर x लेस देन 0 है या x इज इक्वल टू 0 है, दोनों केसेस में यहाँ पर पार्टिकल अवेलेबल नहीं है। अगर x इज इक्वल टू l है या x ग्रेटर टू l है, इस केस में भी यहाँ पर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है जब पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता तो हम किसी पार्टिकल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटम मैकेनिक्स में बिहेवियर एनालाइज करने के लिए, उसकी स्टेट मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं वेव फंक्शन। जब पार्टिकल आउटसाइड अवेलेबल नहीं है, x लेस देन 0 अवेलेबल नहीं है, x इज इक्वल टू 0 इन कंडीशंस पर पार्टिकल नहीं है, या x इज इक्वल टू l या x ग्रेटर टू l यहाँ पर पार्टिकल अवेलेबल नहीं है, तो इसका वेव फंक्शन क्या होगा? 0। क्योंकि हम वेव फंक्शन तो यूज ही तब करते हैं जब हमें किसी पार्टिकल का बिहेवियर स्टेट मालूम करनी चाहिए, तब हम यूज करते हैं। वेव फंक्शन को हम स्टेट फंक्शन भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट आउटसाइड बॉक्स अवेलेबल ही नहीं है, तो इस केस में क्या होगा? इसका वेव फंक्शन 0 होगा। तो ये हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस है, इफ x इज इक्वल टू 0 और x लेस देन 0, इन दैट केस wave function of particle become equal to 0. If x is equal to L or f greater to L, in that case, also wave function of particle equal to 0, because if x equal to 0 or x less than 0, particle does not exist. If particle does not exist, so its wave function will become equal to 0. तो ये कंडीशन है। और आउटसाइड दी बाउंड्रीज, इसकी हम जो पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं वो इनफिनिटिव लेते हैं। आउटसाइड ले या if x equal to 0 या x less than 0 आ जाए, तो इन केसेस में इसकी जो आउटसाइड है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वो है इनफिनिटिव। if x is equal to L और f is greater to L, अगर x greater to L हो जाए तो इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मतलब क्या हुआ कि आउटसाइड द बॉक्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इनफिनिटिव। ओके, और इसका वेव फंक्शन भी क्या है? 0। आई थिंक दैट विल बी टू मच फॉर पार्टिकल इन अ बॉक्स। तो अगर कोई क्वेश्चन वगैरह, कोई सवाल वगैरह, तो यू आर फ्री टू आस्क, यू कैन कमेंट मी। ओके, वी आर सी यू नेक्स्ट। थैंक यू।